नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सच्चा हीरा पाठ तीसरा जो हम अगले तास में सीख के गए, मैंने आपको समझाया था, उसका गुजराती भी किया था। सच्चा हीरा तो उसका अभ्यास है वो मैं आपको करवाती हूँ। वो पेज नंबर 16 पे दिया है। अगर आपके पास बुक हो तो पेज नंबर 16 निकालिए। तो पेज नंबर 16 पे अभ्यास दिया है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित मौखिक प्रश्न के उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? आपने कहानी पढ़ी है, मैंने आपको समझाई थी, तो आपको समझ में आया होगा कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच में हीरा था क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो किसी को आता हो नहीं तो भी मैं आपको आंसर देती हूँ। चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव था। क्या था? चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। तो चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हो? अपने घर में आप माता पिता के कौन कौन से काम में मदद करते हो? तो मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में अनेक कामों में मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होने अच्छी बात है। आदमी में ज्ञान गुण होने अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुणों को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। तो इस तरह ये 3 प्रश्न थे पूरे हुए। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के बाद में से तुरंत आने वाला शब्द है, तो पहला है बपौती। क्या है? बपौती। बपौती। तो बपौती का क्या होगा? बप्पा। बप्पा मतलब पिता। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है? व्यथा। तो क्या होगा? व्यथा। तो क्या
व्यथा शब्द दिया है, व्यथा का होगा व्यथातुर। व्यथातुर का मीनिंग क्या होगा? पीड़ित। व्यथातुर का मीनिंग क्या होगा? व्यथातुर शब्द का अर्थ होता है पीड़ित। उसके बाद तीसरा शब्द है नियति। नियति का क्या शब्द बनेगा? नियतेंद्रिय। क्या बनेगा? नियतेंद्रिय शब्द का अर्थ क्या होगा? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय। नियतेंद्रिय का शब्द का अर्थ होगा जितेंद्रिय। उसके बाद शब्द है, उसके बाद चौथा शब्द है प्रतिभा। प्रतिभा, उसका तुरंत क्या शब्द बनेगा? प्रतिभा। प्रतिभाग। क्या शब्द बना? प्रतिभाग। तो प्रतिभाग का अर्थ क्या होगा? उत्पादन कर। उत्पादन कर। उसके बाद पांचवा शब्द कौन सा है? शौर्य। शौर्य मतलब शुल्क संबंधी। इसका अर्थ क्या होगा? शुल्क संबंधी। शुल्क संबंधी। छठा शब्द है रुचि। रुचि का क्या शब्द बनेगा? रुचित। रुचित का मीनिंग क्या होगा? मनचाहा। रुचित का मीनिंग क्या होगा? मनचाहा। उसके बाद है दिया है बांटना। उसके बाद शब्द दिया है बांटना। बांटने का अर्थ होता है बांटा। बांटा यानी कि हिस्सा। उसके आगे है क्षमा। क्षमा का क्या होगा? क्षमालु। क्षमालु का क्या होगा? क्षमा करने वाला। क्या मीनिंग होगा? क्षमा करने वाला। क्षमा करने वाला। उसके आगे है उद्यान। क्या है? उद्यान। तो क्या बनेगा? उद्यानिक। उद्यानिकी। उद्यान की।
उद्यान का क्या मीनिंग होगा? बाग बगीचे लगाने वाला काम। बाग बगीचे लगाने वाला काम। बाग बगीचे लगाने वाला काम। उसके आगे एक रहा अमन। अमन शब्द है तो अमन का क्या होगा? अमनस्क। अमनस्क, अमनस्क का अनमना। उसके बाद आगे है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न है कि कहानी की चर्चा कीजिए। तो अपने यहाँ प्रश्न 3 कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। कौन सा प्रश्न है? कहानी की चर्चा। तो कौन सी कहानी के मुद्दे दिए हुए हैं उस पे से कहानी लिखनी है। आप लोगों को नोट में मुद्दे के हिसाब से जो मुद्दे दिए उसको पढ़ के अच्छी तरह से कहानी लिखनी है। तो कहानी कैसे लिखी जाती है? तो पहले देखते हैं मुद्दे कि राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बुड्ढे की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो अपने ये कहानी बनाते हैं मुद्दे पर से। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, आप लोग सुनो। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। कौन थे? चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। क्या हुआ? राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में बात फैल गई। राजा की बीमारी जैसे बढ़ी वैसे सारे नगर में उसकी चर्चा होने लगी, यानी कि बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े राजा ने पास आकर कहा। तब एक बूढ़ा अनुभवी था जो उसके पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाओगे। तभी एक महाराज ने कहा, बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाओगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा। बूढ़े की बात सुनकर क्या हुआ राजा को? राजा सोचने लगा, इतना इलाज किया, एक और सही। इतना सारा तो इलाज किया है, एक और सही। एक उपाय करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? शायद मैं अच्छा हो जाऊं। तो राजा का मन में ऐसा विचार आया। तभी राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। ये सोचकर जब ये बूढ़ा आदमी बता के गया तो उसकी बात सुनकर वो राजा सोचने लगे। फिर वो सुखी मनुष्य को ढूंढने के लिए गांव में निकले। बहुत तलाश के बाद एक खेत में जा पहुँचे, यानी कि बहुत तलाश की। उसके बाद वो एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में किसान अपने काम में लगा था। जेठ का
जेठ की धूप में, बहुत सारी धूप आ रही थी जेठ महीने में, तभी उस धूप में एक किसान काम कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? क्या पूछा राजा ने? राजा ने उस किसान से पूछा कि क्यों तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। उस किसान ने राजा को क्या कहा कि भगवान की, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो गया। पुलकित यानी खुश हो जाना, पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्हें उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए हैं और उसकी सारी देह पसीने से तैर है। जब भी कुंवर सिंह जी ने, राजा ने उसका कुर्ता मांगने के लिए सामने देखा तो उसी किसान ने कुर्ता नहीं पहना था, अकेली धोती पहनी थी। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिन में राजा की बीमारी दूर हो गई। यानी कि राजा क्यों बीमार पड़ा? तो क्योंकि इस प्रकार का श्रम नहीं करता था, इसीलिए। वेद राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? तो क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका, इसीलिए स्वस्थ न कर सका। तो किसान क्यों सुखी था? किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसीलिए वह स्वस्थ और सुखी था। सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज, तो वो राजा भी किसान के जैसे मेहनत करने लगा तो उसकी भी बीमारी चली गई। ऐसे कहानी आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। कौन सा है? प्रश्न चौथा, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी, यानी कि ये कहानी अधूरी दी गई है, अपने शब्द उसमें रख के मौखिक एवं पूर्ण कीजिए। तो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। पुराने जमाने की बात है। क्या है? पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश की दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकोगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? क्या कहा कि श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हो कि इनमें से कौन सी माला असली है? तो सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही है। विदेश के दरबार के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ पर लटका दीजिए। उसी दरबारी की बात सुनकर वे माला पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन भन करते हुए मधुमक्खियाँ आ गई। तो मधुमक्खियाँ कहाँ पे बैठेगी? जो असली फूलों की माला है उस पे मधुमक्खियाँ आके बैठेगी, तभी पता चल जाएगा असली कौन सी और नकली कौन सी है। तो उसने उसका मगज का इस्तेमाल किया। उसी तरह उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों मालाओं को सामने से उद्यान यानी कि बगीचे में एक पेड़ के डाल पर लटका दी जाए। उसी दरबारी की बात सुनकर मालाएं पेड़ की
पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में बन बन करती हुई मधुमक्खियाँ आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियाँ बैठी हैं वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबसे प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। तो ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। तो इसको आपको इस तरह अपने नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या दिया है? तो निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो ये जो कहानी यहाँ पे दी है इसका क्या लिखना है? सारांश, यानी कि तीसरा भाग लिखना है। कैसे लिखोगे मैं आपको एक बार बताती हूँ। तो पहले तो अपने पढ़ लेते हैं ये कहानी, उसके बाद उस पे से सारांश निकालेंगे। तो नंदवन में क्या है? नंदवन में एक छोटा सा तालाब था। नंदवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। कौन रहता था? तालाब के किनारे एक यहाँ पे नंदवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे जल में एक राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। उसी तालाब के पास में एक पेड़ पर एक दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। क्या हुआ? एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। क्या हुआ? उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया, उसके सिर पर चांच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो इस पैराग्राफ पर से इसका सारांश लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस कहानी पर से? तो सारांश लिखते हैं। तो एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। कैसे सारांश निकलेगा? एक दिन एक पेड़ के नीचे एक शिकारी सो रहा था। ज्यों ही उसने मुंह पर धूप आने लगी, ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैलाकर उसको क्या दिया? छाया, ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चांच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि उसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। ये इसका सारांश है, आपको लिखना है आपके नोटबुक में। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है,
पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। इसी प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इसी प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। उसके बाद चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने अपने बेटे की परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न बृहस्पति से बुद्धिमान है, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। यहाँ पे प्रश्न पूरे हुए। उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति को कौन किसे कहता है, लिखिए। तो यही सच्चा हीरा है। कौन कहता है? एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है, यह सच्चा हीरा है। तो यह वाक्य कौन बोलता है? तो एक वृद्ध महिला वो चारों स्त्रियों को बोलती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। दूसरा प्रश्न, दूसरा वाक्य कौन सा है? माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, क्या हुआ? चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। उसके बाद तीसरा वाक्य, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। क्या कह रही है तीसरे वाक्य में? सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कहती है। पहली स्त्री क्या कहती है कि सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह वाक्य पहली स्त्री कह रही है अन्य स्त्रियों से। उसके बाद चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह वाक्य तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कह रही है। उसके बाद पांचवा है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो यह वाक्य दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। उसके बाद है भाषा सज्जता। तो जो भाषा सज्जता है वो मैं आपको जब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज हमारा लेक्चर यहाँ पूर्ण होता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।